मॉर्निंग everyone. Good morning. बेटा आज की क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ मीन करने जा रहे हैं। एएमजीएम और एचएम के बीच क्या रिलेशन होता है और उसके एप्लीकेशंस करेंगे कि कहाँ कहाँ उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो क्या क्या एएम निकालना जानते हो? किसी भी सेट ऑफ नंबर का अरिथमेटिक मीन जानते हो, किसी भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन भी जानते हो, किसी भी नंबर का हार्मोनिक मीन भी जानते हो। तो आप राइट डाउन आप लिखेंगे इनइक्वालिटी ऑफ मीन, हेडिंग देंगे इनइक्वालिटी ऑफ मीन and its applications. Inequality of means and its applications. When I say inequality of means, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। यस यस यस, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एनी set of positive real numbers, any set of positive real numbers मान लो नंबर्स हमारी हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, या अगर मैं सिर्फ पहले दो नंबर्स की बात करूं फिर जनरलाइज कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। तो से मैंने लिया a एंड b, a एंड b। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन इज a plus b by 2. What will be geometric mean? Geometric mean will be the root of AB. And what will be its harmonic mean? Harmonic mean will be 2AB upon A plus B. तो ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं, जो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन, इनके बीच रिलेशन क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं। एटलीस्ट एएम और जीएम के बीच क्या रिलेशन होता है ये हम लोग कर चुके हैं पहले, है ना। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लार्जर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही आप बोल रहे हैं, यू कैन प्रूव इट एंड इन फैक्ट वी हैव प्रूव्ड इट समवेयर। इसका प्रूफ क्या है? सबसे पहले समझते हैं इक्वालिटी की कंडीशंस कब होल्ड करती हैं, ये समझते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, दैट a अगर एक रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है तो a का रूट ले लो तो ये रियल नंबर होगी अगर a पॉजिटिव है तो। एग्रीड? किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा रियल होता है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ b भी एक रियल नंबर होगी और दो रियल नंबर का स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगी। और रियल नंबर रूट a माइनस रूट b एक रियल क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर हमेशा होना चाहिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी तब होगी जब a b के इक्वल होगा, इफ a इक्वल टू b। अगर इसको आप ओपन करो तो आपको मिलता है a प्लस b माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहीं से प्रूव हो जाता है a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। That is arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. AM greater than GM यहाँ से प्रूव हो गया, कोई डाउट? और GM greater than HM खुद प्रूव करो। कैसे करेंगे? GM को HM से प्रूव करना है, बड़ा दिखाना है, तो क्या करेंगे आप? तो if you divide by root AB या AB, both side if you divide by AB, so what do I get? We will get a plus b divided by 2ab is greater than equal to 1 upon root ab। और फिर हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो कर लेना। पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा 2ab डिवाइडेड बाई a plus b
is definitely less than equal to root AB. इसका मतलब है कि ये हो गया हार्मोनिक मीन is less than equal to geometric mean. इसका मतलब अगर ये दोनों इनइक्वालिटीज को टुगेदर क्लब करो तो आपने क्या कंक्लूड कर दिया, that AM is always greater than or equal to GM and GM is always greater than equal to HM. इनफैक्ट ये दोनों अलग इनइक्वालिटी नहीं है, आपने देखा कि AM GM से ही GM HM प्रूव हो गया, राइट। दूसरी बात, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, अगर कोई आपसे बोलेगा कि कब AM GM के इक्वल होता है, कब GM HM के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सेम कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी एक ही है, एक ही इनइक्वालिटी है इनफैक्ट। तो इक्वालिटी कब होगी, जब यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करे, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इक्वालिटी होल्ड करे, उसके लिए यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ होनी चाहिए, और एट लास्ट ये इनइक्वालिटी होल्ड में इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो आप लिखेंगे फॉर इक्वालिटी वही A इक्वल टू B, नंबर्स इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर A इक्वल टू B हो गया तो क्या होगा, तो अरिथमेटिक मीन भी हो जाएगा A 2A/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी हो जाएगा √A², दैट इज मॉड A, और मॉड A को हम क्या लिख सकते हैं A, क्योंकि A पॉजिटिव, और हार्मोनिक मीन भी क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा तुम्हारा 2A²/2A, तो ये भी क्या हो जाएगा A। तो ये तो हो गया कि AM GM HM की इनइक्वालिटी है क्या, और कंडीशन ऑफ इक्वालिटी क्या है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो शो। ठीक है, No, तो sir. इसको आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन, इसको लिखेंगे कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन एंड जनरलाइज्ड फॉर्म। तो सबसे पहले जो कुछ मैंने बताया, A and B are positive real number, then A greater than equal to G greater than equal to H. Agreed? A, G and H are in GP. Agreed? कैसे? फटाफट एग्री कर जाते हो, लेकिन फिर A और H को मल्टीप्लाई करता रहो, वो G² के इक्वल। Yes, sir. हाँ, अगर क्योंकि आप G स्क्वायर equal इक्वल टू to AH आता है। Yes. आप अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक क्लास में कर चुके हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चन ही था सर, ये गेम में हाँ, क्वेश्चन ही था। A+B/2 है, और हार्मोनिक मीन क्या है 2AB/A+B। तो अब इस बात है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो A+B कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा AB, दैट इज √AB का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू G², है ना। तो AH को हमने G² प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? A into H is equal to G²। तो ये भी हो गया जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट को हमने G² प्रूफ कर दिया। तीसरी बात, प्रूफ सारा समझ में आ गया आपको, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसमें लिखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम दो क्वांटिटीज को लेके बात करें, we can have n number of positive quantities. This inequality will also hold good for those set of numbers. So if I have x1, x2, x3, xn as n number of quantities, then their arithmetic mean is x1 plus x2 up to xn by n will be greater than equal to geometric mean, that is product of numbers to the power 1 upon n, and will be greater than harmonic mean, that is number of number divided by summation of their reciprocals. तो ये तीनों बातें डिस्कस हो चुकी हैं, एंड यहां पर भी प्रॉपर्टीज लिखते जाओ। पहला, कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो, एप्लीकेशन की कंडीशन में बताऊं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, कि देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे इस बात को। जैसे देखो, एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, अगर मैं आपको दूं कि x and y are two real numbers, they are real numbers and positive numbers, ठीक है, such that x plus y equal to 4, okay, then evaluate the range of x into 4 minus x, या x², 4x minus x², ऐसा नहीं, 4x minus x², ऐसा मैंने दिया। तो हाउ डू यू प्रोसीड?
पॉजिटिव नंबर के बजाय मैं इसको नॉन नेगेटिव लिख दूं तो ज्यादा जनरल में आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 0 to infinity दे रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो एम जी एम करेंगे, जैसे मैंने बोला कि कैसे करेंगे, तो आपने तुरंत बोल दिया एम जी एम। क्यों? क्योंकि एम जी एम पढ़ रहे हैं इसलिए। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, कम से कम 3-4 तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन उसमें क्या क्या वेज है देखो। एक तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड मैंने बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी होती है तो हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। याद आया कि नहीं? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक Yes. के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करके करता हूं, मान लेता हूं कि ये क्वांटिटी y है, मान लो से, तो आई वुड सिंपली से दैट y इज नथिंग बट, नेगेटिव कॉमन लो तो आएगा x स्क्वायर माइनस 4x। एग्रीड? अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? -4. x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, -4, उसका हाफ क्या होगा? -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मैंने 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिड आई डू समथिंग? नो, क्योंकि जो मैंने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनफैक्ट एक्सप्रेशन जो पहले था वही अभी भी है। एग्जैक्टली। अब ये क्या हो गया, ये व्हाट डज दिस बिकम? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन बन गया माइनस इंटू -4, तो +4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद का आर्ग्यूमेंट आपका क्या होगा? इसके बाद का आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x क्या है? x और y का समेशन 4 है, तो x क्या है? x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? मिनिमम तो 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है? 4। 4. x Yes. की वैल्यू 0 से 4 लाई करेगी, राइट? तो मैंने ऐसे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू 0 to 4। एग्रीड और नॉट? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अगर x 0 से 4 है तो x माइनस 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -2 से 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 to 4। वेल डन, 0 to 4। और अगर ये 0 से 4 लाई कर रहा है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 4। नो, अभी नहीं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब क्या करें? ऐड 4 ऐड करेंगे तो ये y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है? 0 से लेके 4 के बीच में रेंज कर रही है। मतलब y मैक्स क्या है? y मैक्स है 4, और y मिनिमम क्या है? 0। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं कि y जिसको आप बोल रहे हो वो है बेसिकली x इंटू 4 माइनस एक्स है, बिकॉज x और y का सम क्या है? 4 है। तो x और y का सम 4 है, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस एक्स। तो आई कैन सिंपली से दैट इट इज x इंटू वाई। अब दो नंबर है x एंड y, दोनों नॉन नेगेटिव है, x और y में से कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नहीं है, और इन दोनों का समेशन गिवन है, कांस्टेंट है, 4 है, समेशन कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। क्योंकि मिनिमम तो मुझे पता ही है कि जब x और y दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट मिनिमम क्या हो सकता है? 0 ही हो सकता है, 0 छोटा तो हो नहीं सकता। तो हमें मैक्स वैल्यू के लिए प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना। आई रिपीट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मैक्स p, when summation is constant, summation x plus y क्या है? कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट। तो जब कभी भी समेशन कांस्टेंट हो और प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू चाहिए तो हम AMGM यूज कर सकते हैं। हमने बोला कि बिकॉज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो बातें हैं जो इस बात के लिए हमें इंस्पायर कर रही है, एक कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, दूसरा कि समेशन गिवन है, समेशन गिवन है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमाइज करनी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. तो AMGM लगाओ ना, फटाफट जल्दी लगाओ। क्या आएगा? AM में क्या लिखोगे आप? x प्लस वाई जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2, और GM में क्या लिखोगे? रूट ऑफ
x इंटू वाई, ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 4/2 क्या हो गया 2, 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो यहाँ से सॉरी इसको y मत बोलो बेटा, इसको p बोलो, आई एम वेरी सॉरी, प्रोडक्ट की बात करें तो p ले लो इसको। हाँ जी अब बोलो, यहाँ पर भी इसको p ही मान लो, तो दैट इन टोटलिटी कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए। यहाँ पर y जो लिया मैंने तो इसको p ही लिया मैंने, p की मैक्सिमम वैल्यू निकाली हमने, y की नहीं निकाली। हाँ जी बोलो, तो यहाँ से क्या है, ये रूट p है ना, स्क्वायरिंग कर दो तो इधर आएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वाई, आया कि नहीं, तो क्या है p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है 4, और एंड इट इज वेरी क्लियर दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी हमारा वही आंसर आ गया कि p बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 4। और अगर आप चाहो तो कैलकुलस लगा लो, इसको dp/dx करके 0 कर दो और वहां से भी ऑप्टिमम वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो अगर पॉजिटिव नहीं गिवन होता, अगर x और y रियल नंबर होती तब हमारे पास में AMGM का ऑप्शन क्लोज हो जाता, क्योंकि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स पॉजिटिव हो, एटमोस्ट नॉन नेगेटिव हो, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगी, राइट। बट दूसरी पॉसिबिलिटीज होल्ड करेगी। कैलकुलस किसी भी रियल नंबर के लिए लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड हर एक केस में पॉसिबल होगा। तो ये तो एक डिसएडवांटेज है इस इनइक्वालिटी का कि नेगेटिव नंबर्स के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट इसके एडवांटेज ये है कि जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल था x प्लस वाई 4, मान लो यहाँ पर होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इक्वल टू 4, 4 वेरिएबल होते और फिर उन चारों के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछते, तब आप कैलकुलस नहीं लगा पाएंगे, तब आप अलजेब्रा नहीं लगा पाएंगे, तब आपको AMGM पे आना पड़ेगा। तो ये दो तीन बातें जो हम बोल रहे हैं, ये सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। क्लियर है, समझ आ रही बात की नहीं। जैसे अगर इसी को मैं मेथड 3 में कैलकुलस से करूंगा तो क्या करूंगा, मैं dp/dx निकालूंगा, जैसा आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत बताया गया होगा, है ना। क्या आएगा इसका dp/dx बोलो, 4 - 2x, 2x, हाँ जी 4 - 2x, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, x इक्वल टू 2। अगर मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी ले लूं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तब क्या आ जाएगा -2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 है किसी x के लिए, अगर पहला डेरिवेटिव 0 है और दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पहला डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, अगर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया तब वो मेथड फेल कर जाता है और अगले हायर डेरिवेटिव पे जाते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी हम बोल सकते हैं क्या कि P मैक्स कहां पर होगा, P मैक्स होगा इफ x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ गया कि नहीं। इसी में इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आया 8 - 4 इक्वल टू 4, मैक्स वैल्यू 4 आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं। और यस और इसी बात को अगर आप ग्राफिकली देखो तो ये देखो, इसका ग्राफ बनाओ, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। याद करो इसका रूट क्या होगा, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 2, 0, एक्सिस क्या होगी x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 लाइन ऐसे एक्सिस हो जाएगी, और इसका वर्टेक्स है 2, 4, भाई x को 2 पुट करो तो y आउटपुट की वैल्यू क्या आती है 4, तो 2, 4, और इसके दो रूट हैं 0 और 4, तो ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा ऐसा। और यहां से भी आप बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट देखो, बिकॉज हम 0 से 4 के बीच ही बात कर रहे हैं ना, तो हम इसके बियॉन्ड नहीं, सिर्फ हम इतने ग्राफ की बात करें, इतना, क्योंकि x और y 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इतने ग्राफ पर y की वैल्यू मिनिमम क्या दिख रही है और मैक्सिमम क्या दिख रही है बताओ। ये वाला पॉइंट है 2, 4, तो ग्राफ से भी हमें सारा का सारा इसका कैलकुलेशन दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू 0 है यहाँ पर और यहाँ पर, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, x इक्वल टू 4 डालेंगे तो 0 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ग्राफ मैक्स वैल्यू लेगा, मतलब हमारा एक्सप्रेशन जो है 0 से इंक्रीज करते हुए कहाँ जाएगा, पहले 4, और 4 के बाद फिर वैल्यू डिक्रीज करते हुए वापस कहाँ जाएगी 0, तो 0 से 4 रेंज आएगी। ये हमने ग्राफ से भी दिखा दिया। तो क्या क्लैरिटी है पूरी तरह से, ठीक है। अब आप लिख दो कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन।
कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन लिखो। अब कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आप सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस बात को, ये कि हमने यहाँ इनइक्वालिटी ऑफ मीन जब अप्लाई किया तो एप्लीकेशन की कंडीशन क्या थी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो सम कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो समेशन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि सम एम में है, एम छोटा, एम बड़ा होता है और प्रोडक्ट छोटा होता है। तो पी मैक्स आएगा जब सम कांस्टेंट होगा, और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो सम का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी होल्ड दैट इज ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच इफ ऑल द नंबर्स बिकम इक्वल। तो सारी नंबर को एक्स रख दो, आपको देखोगे इक्वालिटी दिखेगी। दूसरा पॉइंट, इफ समेशन ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xn, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ समेशन ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xn रिमेन्स कांस्टेंट इक्वल टू s, अगर सारे वेरिएबल का सम कांस्टेंट है और मान लो वो नंबर s है, देन द प्रोडक्ट कैन बी मैक्सिमाइज्ड p, x1 x2 x3 xn नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग इनइक्वालिटी ऑफ मीन। कैसे? क्योंकि अगर मैं am ग्रेटर देन gm यूज करूंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा, x1 और x2 और x3 ये सारी नंबर का सम xn तक डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू x1 और x2 और x3 और xn सारी नंबर का प्रोडक्ट की पावर 1 by n। इस नंबर को मैं बोल रहा हूं p, तो s डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p रेज टू द पावर 1 by n। और अगर मैं n पावर रेज कर दूं दोनों साइड का तो हमें मिलेगा p इज लेस देन इक्वल टू s डिवाइडेड बाय n होल टू द पावर n। यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। और क्या दिया हुआ पढ़ो, लाइन ऊपर लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ समेशन इज कांस्टेंट, s एक कांस्टेंट है, अगर s कांस्टेंट है मतलब है राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और p यहां से आ गया, p इस कांस्टेंट से लेस या इक्वल है, इसका मतलब है p की मैक्स वैल्यू क्या आई, p मैक्स इक्वल टू s अपॉन n टू द पावर 1 by n, टू द पावर n प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। और कब होगा ऐसा, कब होगा भाई, p की वैल्यू लेस और इक्वल है, हम बोल रहे इक्वल होना चाहिए तब मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगी। तो इक्वल मतलब इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब जब am gm की इक्वल होती है, तो इफ एंड ओनली am बिकम इक्वल टू gm। और वो कब होता है, जब सारी नंबर इक्वल हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर सारी नंबर इक्वल हो गई तो इसी में सारे नंबर को इक्वल कर दो x के, तो आपको मिलेगा nx जो गिवन था, nx इक्वल टू x s, तो x की वैल्यू क्या गई s by n। अब यहां से एक बात हमेशा याद रखो, जब मैं बोलूं कि ये s एक समेशन है, इसको n टुकड़ों में बांटो, कोई नंबर का n पार्ट करो सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए मैक्सिमम। क्या बोला मैंने बोला मान लो कि आपके पास में 1 kg ऑफ समथिंग है, ठीक है, आप उसको 10 पार्ट करो, 1 kg के क्या करो 10 पार्ट्स करो, सच दैट अलग अलग पार्ट का जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू मिले। या 100 रुपीज के 10 पार्ट करो सच दैट वो 10 अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो कितने तरीके से आप 100 रुपीज के 10 पार्ट कर सकते हैं, इन्फिनाइट तरीके से, अगर रियल नंबर्स में ब्रेक करना चाहोगे इन्फिनाइट तरीके हैं पॉजिटिव रियल में, ठीक है। जैसे 1 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 कर दो 9 और 91 कर दो, 2 2 2 2 2 कर दो तो 2 9 18 एंड 82 कर दो। ऐसे 100 रुपीज के 10 पार्ट करने के तमाम तरीके। अब हर एक पार्ट का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हर एक पार्ट का प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके दिखा रहा हूं कि मान लो कि हम आपसे बोलते हैं कि 5 रुपीज का 3 पार्ट करो, x प्लस वाई प्लस जेड, सच दैट x और y और z का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास ऑप्शन कुछ मैं दिखा रहा हूं, 1 + 1 + 3 लिख सकते हैं,
1 प्लस 2 प्लस, बोलो 2 लिख सकते हैं, है ना। 2 प्लस 3 वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 अभी हम नहीं ले रहे हैं मान लो। ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं, 1.1 प्लस 1.9 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। अब इसमें से ये वाले केस का और एक ये केस ये भी हो सकता है कि 5/3 5/3 5/3 भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। 5/2 और 5/4 और 5/4 भी हो सकता है। इन सब में अगर प्रोडक्ट देखो तो इन तीनों केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 आएगा। इन तीनों केस का प्रोडक्ट क्या रहा है, 4 आ। इन केसेस का प्रोडक्ट क्या है, 1.9 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.8। 3.8 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 149। एक सेकेंड, 11 को 11 3 जा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यहां पर कितना आया प्रोडक्ट, 125/27। ऐसे ही इस केस में कितना आएगा, 125/32। इसमें ये प्रोडक्ट मैक्सिमम, ये इसको अगर डिवाइड करो तो अपने आप समझ आएगा दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ, फॉर अ गिवन सम इनफिनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल एंड ऑफ विच द वन विच इज मैक्सिमम इज व्हाट, व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। और ये बात इनइक्वालिटी ऑफ मीन आपको प्रूफ करके दे रही है। यहाँ तो प्रूफ हो गया ना, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा अगर समेशन कांस्टेंट है तो। इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी लिख दो, इफ समेशन इज गिवन। इसी तरह से सेकंड लास्ट पॉइंट लिख दो, सिमिलरली इफ प्रोडक्ट इज गिवन, समेशन गिवन के बजाय अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो समेशन का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, s डिवाइडेड बाय n am है और p रेज टू द पावर 1/n gm है। अगर p कांस्टेंट है तो p की पावर 1/n भी कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स तो फिक्स है, n नंबर्स है। तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, n मल्टीप्लाइड बाय p की पावर 1/n। ये क्वांटिटी में n क्या है, कांस्टेंट है, गिवन है, p क्या है, गिवन है। तो ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ये कांस्टेंट है कि नहीं। यस सर। यस सर। अगर ये कांस्टेंट है तो s की वैल्यू इस कांस्टेंट से बड़ी है, तो s की मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे आप बोलते हैं s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि s की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, सर 10। बात समझ में नहीं आ रही। अगर मैं बोलूं कि s इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, तो s की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जुपिटर से है बेटा, अरे यहाँ देख तो ले, पढ़ तो ले यार, s ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोल रहे हो आप। s जो है 10 या 10 से बड़ा है तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ऑब्वियस सी बात है 10 होगी। तो यहां पर अगर s इससे बड़ा है या इक्वल है तो s की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n इंटू p की पावर 1/n। तो अगर प्रोडक्ट गिवन है तो समेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर समेशन गिवन है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्स p निकाल सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि 5 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट 5 रुपीज टू 5 persons such that their product is maximum। क्या बोलोगे, अगर 5 रुपए को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट उनके अमाउंट का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो, तो कितने, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 1 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां बताया गया ना कि अगर प्रोडक्ट को मैक्सिमम चाहते हो तो सारे सम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वल के केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी केस में प्रोडक्ट जो है आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि समेशन क्या है? Yes. समेशन क्या है? समेशन कांस्टेंट है। समेशन कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस करो अब। चलिए फटाफट आंसर करिए। बहुत ही बेसिक लेवल के एप्लीकेशन से स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन बोला गया यूजिंग अ वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का एक वायर ले रहे हैं 36 सेंटीमीटर का, एंड यूजिंग दिस वायर मींस बाय बेंडिंग दिस वायर अ रेक्टेंगल इज टू बी फॉर्म्ड। 36 सेंटीमीटर का वायर लेके उससे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट्स एरिया एनक्लोज्ड इज मैक्सिमम? 9 सेंटीमीटर सही होगा, बिल्कुल सही। 9 नहीं आएगा। हाँ 9. 9 तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली बोलोगे कि भाई ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है, इसको हम रेक्टेंगल में बेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मान लिया हमने क्या, मान लिया हमने कि एक लेंथ उसकी x है और दूसरी लेंथ क्या है? y है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ x एंड y मान लिया। और ये मान लो टोटल L है, सपोज करो। मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, बाद में L की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 36 ले लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि L इसी वायर से ये बना हुआ है रेक्टेंगल। तो L और XY में क्या रिलेशन है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? x प्लस वाई का डबल, और ये कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। तो यहां से हमें मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल एल बाई 2। अब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड का लेंथ जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हुआ तो बेंडिंग पॉसिबल नहीं है, और लेंथ L के इक्वल हो गया तो दूसरा अपने आप जीरो हो जाएगा। तो x और y दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम बोलेंगे कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर दिया, x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। व्हाट इज रूट एक्स वाई? रूट एक्स वाई इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एग्रीड और नॉट? तो यहां से हमारा x प्लस वाई की जगह क्या डाल देंगे? L। Yes. तो ये हो गया L बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो यहां से हमने क्या क्या कंक्लूड किया? बोलो। एक्स वाई मतलब एरिया इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू L स्क्वायर बाई 16। एग्रीड? A is less than equal to L square by 16। और एरिया मैक्स क्या होगी? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया? दिस विल बी L स्क्वायर बाई 16। कब होगी? जब इक्वालिटी होल्ड करे। मानते हो कि नहीं मानते हो? और इक्वालिटी होल्ड कब करेगी? दैट इज इफ AM बिकम इक्वल टू GM। और AM GM के इक्वल तब होता है जब दोनों नंबर जिनका आप मीन ले रहे हो वो दोनों क्या हो जाए? सेम। तो जब x इक्वल टू वाई हो जाए, x इक्वल टू वाई हो गया, जबकि आपको पता है कि x और y का सम कितना है? L बाई 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आएगा 2x की वैल्यू हो जाएगी L बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? L बाई 4। L हमारे केस में क्या था? अगर L की वैल्यू 36 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 9। कहने का मतलब है कि 36 सेंटीमीटर के लेंथ ऑफ वायर को अगर रेक्टेंगल में शेप देना है तो इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। 1/36 का भी रेक्टेंगल बन सकता है, 2/18 का भी बन सकता है। नहीं, आई एम सॉरी, हमें क्या चाहिए? 36 का लेंथ है ना, तो 36 का था क्या? 18। 1/18 का बन सकता है। 1 अरे भाई 36 का x प्लस वाई की वैल्यू क्या चाहिए? x प्लस वाई हमें 18 चाहिए ना। हाँ, तो x प्लस वाई 18 के लिए इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे 117 भी हो सकता है, 216 भी हो सकता है कि नहीं?
315 भी हो सकता है, 414 भी हो सकता है, ये अलग अलग डायमेंशंस है। इन सभी केसेस में एरिया अलग अलग आएगी। जैसे मैं यहाँ x लिखूं, यहाँ y लिखूं, यहाँ एरिया लिखूं, तो 117, 28, 216, 315, अभी मैं सिर्फ होल नंबर ही ले रहा हूं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं आपके पास सारी पॉसिबिलिटी, 414 एंड 513 ऐसे पॉसिबिलिटी आएंगी। एक पॉसिबिलिटी आएगी 99, है ना। अभी इन पॉसिबिलिटीज में एरिया को अगर फिगर आउट करो तो यहाँ एरिया क्या आएगी 17 x इंटू वाई, यहाँ पर क्या आएगा 32, देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं 45। जैसे जैसे आप दोनों साइड के लेंथ पास ला रहे हो तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ क्या आ गया 56, यहाँ क्या आ गया 65 और यहाँ क्या आ गया 81। अच्छा इसके बाद अगर इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, है ना, इसको 10 कर दो और दूसरे वाले को 8 कर दो, क्योंकि यही तो कर रहे हैं, पहले वाले को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला रिड्यूस होता जा रहा है। तो 10 और 8 में क्या आ जाएगा 81 से वापस क्या आ गया 80, मतलब ऐसे पहले वैल्यू ऐसे बढ़ती गई एरिया की, फिर वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैक्स वैल्यू कहाँ आएगी इक्वल। जब इक्वल हो जाएगा मतलब जब रेक्टेंगल नहीं रहेगा, जब वो क्या हो जाए स्क्वायर बन जाए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर प्रोडक्ट क्या हो जाता है मैक्सिमम। अगर समेशन कांस्टेंट है तो इसका याद रखना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है जब समेशन कांस्टेंट हो, और समेशन मिनिमम हो जाता है जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। याद रहेगा कि नहीं, क्या बोला मैंने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर, इक्वल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर गिवन समेशन के लिए प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, और गिवन प्रोडक्ट के लिए समेशन मिनिमम हो जाता है। ये दो बातें याद रखनी है, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन। आगे चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। बोला गया समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूबॉइड, सब एक एक लाइन के हैं, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। डोंट कॉपी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर इन योर गेम। आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना है, फटाफट आंसर निकालना, पढ़ो आंसर लिखो। समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूबॉइड इज 48। क्यूबॉइड समझ रहे हो क्या होता है क्यूबॉइड? जैसे ये रूम भी क्यूबॉइड है, एक सॉलिड होता है जिसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। मान लो कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली ऐसा सिचुएशन। अब इस क्यूबॉइड के बारे में क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस। एजेस मतलब कितनी एजेस होती है क्यूबॉइड में, जैसे x x x x लेंथ की 4 होगी, ऐसे विड्थ देखो y, ये भी y होगा और ये भी y होगा और ये भी y होगा, तो 4 विड्थ होगी और 4 ही डेप्थ हो जाएगी। डेप्थ कितनी है z, यहाँ पर z और यहाँ पर z और यहाँ पर z, ये है हमारा डेप्थ और ये था हमारा लेंथ। समझ रहे हो, x लेंथ जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये लेंथ था और जो बच गया वो क्या है, वो विड्थ था। तो टोटल 16 एजेस हैं ना, 12 एजेस हैं, 12 एजेस। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस इज कांस्टेंट, तो x प्लस y प्लस z का 4 टाइम्स, क्योंकि 4 लेंथ है, 4 विड्थ है, 4 डेप्थ है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ कि नहीं, ये दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 12 दी हुई है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट क्यूबॉइड। अच्छा ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड 12 अगर दिया हुआ है तो ऐसे कितने क्यूबॉइड बना सकते हैं, कितने ऐसे क्यूबॉइड पॉसिबल है जिनके तीनों
लेंथ, विड्थ और हाइट का समेशन 12 है, कितने हो सकते हैं? इनफिनिट। एक को Yes. थोड़ा कम करो, दूसरे को एडजस्ट करते जाओ, इनफिनिट। अब वो इनफिनिट क्यूबॉइड में हर एक का साइज तो अलग होगा, उन सबकी एजेस का लेंथ तो कांस्टेंट होगा, एज लेंथ कांस्टेंट होगी, लेकिन उनका वॉल्यूम अलग अलग होगा, उनकी सरफेस एरिया अलग अलग होगी, तो उनके बाकी सारी डायमेंशन चेंज होंगी, सिर्फ कॉर्न एजेस का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम। फाइंड द डायमेंशन व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होता है इसका भाई? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो अब बात वही आ गई कि नहीं जाने? बताओ, सम कांस्टेंट दिया हुआ है कि नहीं? और प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैक्स। इसकी मैक्स वैल्यू चाहते हैं, क्या करेंगे? एएमजीएम का इस्तेमाल करेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ मीन अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलेंगे? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। कौन से नंबर पे एएमजीएम अप्लाई करेंगे? एक्स वाई एंड जेड पे। क्या होगा एएम? बोलो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, और जीएम क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू द पावर 1/3। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, पुट कर दो, 12/3 इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू वॉल्यूम की पावर 1/3। तो यहां से क्यूबिंग कर दो, तो 4 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो v इज लेस देन इक्वल टू क्या आया? 64। हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब Yes, मैक्सिमम वॉल्यूम कब हुआ और क्या हुआ? तो देयरफॉर हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि V मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड इट अकर्स कब? इट अकर्स व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी कहां पर? जो इनइक्वालिटी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, है ना? क्योंकि यहां तो हम बोल रहे हैं ना कि वॉल्यूम की वैल्यू 64 के इक्वल या लेस होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हुआ 64 कब? जब इक्वालिटी हो जाए। यहाँ पर v इक्वल टू 64 कब होगा? जब एम जीएम के इक्वल हो जाए, दैट इज एम बिकम इक्वल टू जीएम। एंड वो कब होता है? जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए, और तीनों की वैल्यू क्या होगी? तो तीनों को ऐड करके 12 आ रहा है, इक्वल करने पर 4 आ जाएगा। दैट इज व्हेन क्यूबॉइड बिकम्स, हेलो, A cube of 4 हाँ, diameter 4 centimeter. it becomes cube। ये क्यूबॉइड क्यूब होना चाहिए, वो 4 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जैसे क्यूब होगा, बिकॉज एजेस का सम कांस्टेंट है, तो सब 4 4 4 हो जाएंगे, तो 4 डायमेंशन का क्यूब हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि समेशन Yes, sir. गिवन है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है? समझ में आ रहा है? कब हो रहा है? जब इक्वल लेंथ के हो रहे हैं, है ना? ऐसे जरा बी और सी का आंसर जल्दी करिए, दोनों के लिए 30 सेकेंड ईच। हाँ, डी का कितना किया? 60. ठीक है। अच्छा, इसी ए पार्ट में ध्यान से सुनो। पार्ट ए में एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया क्यूबॉइड। Out of all cuboids, find the one which has minimum surface area. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में मैं डिस्कशन आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं। हम्म, 16 इंटू कैसे बताओ? 96। मुझे नहीं पता। सबकी साइड्स तो 4 ही आ जाएंगी, 96 आ जाएगा। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया होगा एक्स वाई प्लस डी एच प्लस एल एच प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स बाई इंटू 4, यही होगा, वो होता है। यही तो होगा ना क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, एक्स वाई सर 2 होगा। 2 वो 2 है। 2 आ जाएगा। अब ये हमें मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट इन तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ तो प्रोडक्ट कांस्टेंट तो गिवन नहीं, प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं गिवन है भाई, दिया हुआ है क्या? तो अभी जब तक प्रोडक्ट नहीं कांस्टेंट है तब तक इसको ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखें x प्लस वाई प्लस जेड, हमें समेशन दिया हुआ बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, हार्मोनिक मीन है ना, 3 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ऑब्वियसली चूंकि ये हमें गिवन है और इसको हम वर्कआउट करेंगे, तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा, देखो xy प्लस yz प्लस zx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9xyz डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस z। अब यहां दिक्कत यह है कि x प्लस वाई प्लस जेड तो इन्होंने कांस्टेंट दिया हुआ है ना 12, तो आप यहां से सिर्फ यही बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा, या इसका 2 टाइम्स बन दो, ट्वाइस ऑफ दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 18xyz डिवाइडेड बाई, अरे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 2 जा 12 6 3 जा, है ना, 3xyz बाई 2 3xyz बाई 2। बट xyz प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू नहीं दी हुई या प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम ये होगी, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/2 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड होगी। अब x इंटू वाई इंटू जेड मिनिमम क्या हो सकता है इसके बारे में हमें नहीं पता, x इंटू वाई इंटू जेड मिनिमम पता है क्या आपको? नहीं पता है। आप x को बहुत कम कर दो, जैसे मान लो x को लिख दो 0.1 और y को भी लिख दो 0.1 और z को लिख दो कितना 11.8। हाँ 11.8, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 11.8, तो इट बिकम्स वेरी स्मॉल नंबर। तो ये इसको हम बहुत छोटा कर सकते हैं, तो ये सरफेस एरिया जो है बहुत छोटी भी हो सकती है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे नहीं बता सकते। रीजन बीइंग ये समेशन है और हमने क्या बताया, समेशन को मिनिमम होने के लिए प्रोडक्ट को गिवन होना चाहिए, जो कि नहीं गिवन है इस केस में। एनीवे बी और सी का आंसर करो। फाइंड द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ बी का आंसर तो आपने बता ही दिया, क्या यूज किया जल्दी बोलो। एक्स और वाई डायमेंशन ली, आउट ऑफ ऑल रेक्टेंगल ऑफ एरिया, तो एरिया क्या दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर्स। अच्छा x इंटू वाई 900 है, इसको फॉलो करते हुए x और y डायमेंशन के कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा x प्लस वाई का डबल, तो हमें पेरीमीटर का कौन सा वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो हमें इसका मिनिमम चाहिए, मतलब समेशन का मिनिमम चाहिए और प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये तो आइडियल कंडीशन है, am gm लगा दो, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर दो। अब यहाँ पर am आ गया तुम्हारा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm आ गया रूट ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई को हम लिख रहे हैं p/2, तो ये आ जाएगा p/4 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 900 दैट इज 30
तो यहाँ से है p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गई 120। 120। तो p मिनिमम क्या है, p की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 120। कब आ रही है, जब इक्वालिटी होल्ड करे। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, when x equal to y equal to 30। यस जब x और y दोनों इक्वल हो जाए, और दोनों इक्वल हो गए तो x स्क्वायर की वैल्यू 900 हो जाएगी, तो x और y दोनों 30 हो जाएगी। मतलब फिर से वही बात आई, जब ये स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि कांस्टेंट एरिया के रेक्टेंगल्स में द वन विच हैज मैक्सिमम मिनिमम पेरीमीटर, क्या होगा, आउट ऑफ द infinite number of rectangles having constant area, the one which has minimum perimeter will be square। स्क्वायर। तो अगर एरिया फिक्स है रेक्टेंगल का तो मिनिमम पेरीमीटर वाला स्क्वायर होगा, और अगर पेरीमीटर फिक्स्ड है तो मैक्सिमम एरिया वाला भी स्क्वायर होगा। तो पेरीमीटर कांस्टेंट कर दो तो एरिया मैक्सिमाइज होगी जब वो इक्वल डायमेंशन का हो जाएगा, और एरिया कांस्टेंट कर दो तो पेरीमीटर मैक्सिमाइज हो जाएगा जब वो सेम डायमेंशन का होगा, मतलब सारी लेंथ एंड विड्थ इक्वल हो जाएगी। ऐसे सी पार्ट का आंसर तो हो ही जाएगा, जल्दी बोल दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया ही आपको, क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी आंसर आ जाएगा, एएमजीएम से भी आ जाएगा। कॉमन। हाँ जी चलो, x और 6 माइनस एक्स कर दिया, बिकॉज 6 माइनस एक्स भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो एएमजीएम लगाया तो x प्लस 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 is greater than equal to root of x into 6 minus x। ये कितना आ गया भाई 3, तो 3 का स्क्वायर करो, 9 is greater than equal to 6x minus x square। यहाँ से आया 6x minus x square की मिनिमम वैल्यू क्या आई, लेस देन इक्वल टू 9 मिनिमम नहीं मैक्स वैल्यू, तो f मैक्स कितना आ गया 9। कब आएगा, जब x equal to y equal to 3 हो। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं सिचुएशन में, वो आपने देखा। अब थोड़े से जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। हाँ जी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ जी क्विक क्वेश्चन क्या है देख रहे हो, बोल रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव दिस इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज को प्रूव करना है। ये हो गया। ए पार्ट को प्रूव किया, क्या किया मुझे बताओ। पहले तो हाँ? लाइक फ्रैक्शंस बनाए सर, दोनों पार्ट्स के। दोनों पार्ट का क्या किया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा सर, मतलब कैसे? सर वो डिनोमिनेटर सेम करा सर, मतलब एक्स बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय, तो सर न्यूमरेटर में स्क्वायर आ जाता है और उसमें ए बी एक्स वाई, फिर उसको एलएचएस में आरएचएस में ले जाकर अंडर रूट ले लेते हैं सर। मतलब तूने बोला कि इसको बी एक्स प्लस ए वाई ऐसे लिख लो, यस सर। और दूसरा वाला पार्ट जो है, ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए वाई प्लस बी एक्स, वो भी वही है। यस सर। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 4abx। यस। और यहाँ से आया कि bx प्लस ए वाई का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 4abxy। ये टू प्रूव दैट दिस वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू, और उसके लिए अब सीधे एमजीएम ले लो तो v हो जाएगा। क्या हो जाएगा एमजीएम लेकर के कि bx प्लस ए वाई बाई 2
is greater than equal to root of bx into ay, और फिर स्क्वायरिंग कर दो तो ये प्रूव हो गया bx plus ay का होल स्क्वायर is greater than equal to bx 4 times bx ay and hence proved. आगे सिंप्लीफाई कर दो तो प्रूव हो जाएगा। और कुछ कर सकते थे? अब देखो इसी को मैं ऐसा बोलता टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना उसके लिए हमें यही प्रूव करना, मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1, बोलते जाओ यार। वो नहीं आएगा ना? अरे मल्टीप्लाई Yes, sir. करो दोनों ब्रैकेट को। Yes, sir. 1 प्लस bx अपॉन ay प्लस ay अपॉन bx प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने का मतलब है हमें प्रूफ करना है bx अपॉन ay प्लस ay अपॉन bx ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये तो दिख ही रहा क्या AMG, दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि bx अपॉन ay प्लस ay अपॉन bx डिवाइडेड बाई 2, ये am हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू gm, है ना? तो gm क्या होगा इन दोनों नंबर्स का gm क्या होगा? रूट ऑफ प्रोडक्ट 1। हो गया प्रूफ कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे भी प्रूव कर सकते थे। एक और तरीका था प्रूफ करने का, आपने शायद ध्यान नहीं दिया उसको भी। वो तरीका ये था कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि am ग्रेटर देन hm, होगा कि नहीं होगा? am gm से बड़ा होता है, gm hm से बड़ा होता है, तो am hm से बड़ा होता है। तो am ग्रेटर देन hm में कैसे यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। x अपॉन a प्लस y अपॉन b डिवाइडेड बाई 2, ये am है फर्स्ट दोनों नंबर का, और इन्हीं दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा? नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई इनके रेसिप्रोकल का सम, a बाई x प्लस b बाई y। तो ट्रू है, ये अरिथमेटिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप AM GM ही देखने की कोशिश करो। माय एडवाइस इज दैट आप उसको बिना कोई बायस के, बिना कोई नोशन के देखो, तो आपको दिखता कि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। तो रेसिप्रोकल्स और नंबर्स के बीच कनेक्शन क्या है? AM एंड HM। तो AM HM इनइक्वालिटी डायरेक्टली रिजल्ट को प्रूव कर देती है। हो गया प्रूफ कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया प्रूफ। x अपॉन a प्लस y अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन x प्लस b अपॉन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेकंड वाला भी सेम। हाँ जी। इसी तरह से b वाला पार्ट हो गया है ना? तो b वाला छोड़ो, अगले पे जाओ। ये सिमिलर है b वाला पार्ट, a हो गया, b हो गया, c पर जाइए। अब आपको धीरे धीरे ये सीखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन से बन रहा है, कौन सा ज्योमेट्रिक मीन से बन रहा है, कौन सा हार्मोनिक मीन से बन रहा है। फिर वहां से डिसाइड करना सीखना पड़ेगा कि GM-HM इनइक्वालिटी लगानी है, AM-HM लगानी है, AM-GM लगानी है। हालांकि वो सारी इनइक्वालिटी सेम, AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM, AM ग्रेटर देन HM, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। बट सुटेबली किसको लगाने से हमारा समय बचेगा वो देखो। तो इसके लिए सी वाले पार्ट के लिए सबसे फास्टेस्ट आंसर चाहिए तो क्या लगाएं? AM greater than HM. AM ग्रेटर देन HM लगा दें। AM ग्रेटर देन HM लगाओ सी पार्ट के लिए। लगाओ, क्या आया? AM is greater or equal to harmonic mean। AM किन नंबर्स के लिए? A B C, तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन में क्या लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को? मिल रहा है A प्लस B प्लस C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उधर ले जाएंगे 9
एलसीएम लेंगे 9 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओवर ए बी सी। एग्रीड आर नॉट? तो आ गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9abc डिवाइडेड बाई ab प्लस बी सी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट प्रूव हो गया। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9abc। एक और तरीका भी था प्रूव करने के लिए इसको। हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव दिस विदाउट यूजिंग इनइक्वालिटी ऑफ मीन? बिना इनइक्वालिटी ऑफ मीन का इस्तेमाल किए हुए कितने लोग प्रूव कर सकते हैं? जब मैं बोलूंगा विदाउट इनइक्वालिटी ऑफ मीन का इस्तेमाल किए हुए, इसका मतलब है कि आपको इनइक्वालिटी ऑफ मीन कैसे प्रूव करिए हमने? रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के कॉन्सेप्ट से। तो वहां से जब उस इनइक्वालिटी का जन्म हुआ तो हर क्वेश्चन को हम एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर इसको एएमजीएम इनइक्वालिटी के विदाउट प्रूव करना होगा तो हम कैसे सोचेंगे? ये 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है, मल्टीप्लाई होकर कितने बनेंगे? 6। बना के देखो क्या बन रहा है। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी। ए मल्टीप्लाई हुआ इन तीनों में, ऐसे बी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। ऐसे ही सी मल्टीप्लाई होगा तीनों में तो क्या आएगा? ए बी सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9abc। यही प्रूफ करना है? अरे यही प्रूफ करना है कि नहीं? अब इसमें देखो तो 3abc इधर दिख रहा है ना 3abc, तो 9abc को लेफ्ट में लाओ तो क्या हो जाएगा? -6abc आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -6abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना। अब आप में से कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव इट फ्रॉम हियर? देखो कोई भी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि उसको स्क्वायर का सम में ब्रेक कर दो, और एक होता है कि उसको पॉजिटिव नंबर के सम में ब्रेक कर दो। ठीक है, तो यही 2 कन्वीनियंट वे हैं। इनमें से कुछ, जैसे देखो ये कुछ टर्म है जिसमें a कॉमन है। कौन कौन से में a कॉमन है? ए बी स्क्वायर में a है और सिंगल a, और ए सी स्क्वायर है ना। तो मैंने ऐसा लिखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -2abc, एक पार्ट बना दिया। अब कौन कौन से हैं जिसमें b है? b, ओनली b, सिंगल b। ए स्क्वायर b, यहां है सिंगल b, और सिंगल b एक जगह और है, कहां? सी स्क्वायर b, और इसको भी दे दिया 2abc। और एक बचा हुआ टर्म क्या है जिसमें सिंगल c है? सी ए स्क्वायर एंड सी बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर -2abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अभी मैंने प्रूफ किया कुछ नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रूफ करना है इसलिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना है मतलब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। और ऐसे बैठ के देखते रहोगे ना, अगले जन्म में भी नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। पेन चलाते रहो, थोड़ा सा हिंट मिले तो उसके बाद अपना दिमाग लगाओ। हाँ यस, इसमें से a कॉमन ले लो, तो ये पहला वाला हो गया a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस, इन दोनों में से b कॉमन लिया ना, c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड विच इज नेचुरली ट्रू, विच इज ट्रू। क्यों ट्रू है भाई ये?
क्योंकि ए पॉजिटिव positive है है, और ये positive। स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ देखो ये क्वेश्चन तो हो गया था, मैंने इस पर क्यों फिर से आगे बहस डिस्कशन कंटिन्यू किया, क्योंकि ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन करना है, हमें लर्न करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी ऑफ मीन ही लगाएंगे, हमें बहुत सारे टूल है, आपको हर टूल पे कमांड होनी चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई डाउट यहां तक? नो सर। अगला पार्ट करके बताओ, डी और ई। ठीक हो गया। हो गया डी था और दोनों। ई, इसमें यहाँ पर ये यू था बेटा, यू यहाँ मिस प्रिंट है, इसको देखो। डी में क्या अप्लाई करेंगे? GM greater than HM। जीएम ग्रेटर देन एचएम, दिख रहा है? एक्स वाई जेड प्रोडक्ट किस में आता है? ज्योमेट्रिक मीन में आता है। और रेसिप्रोकल किस में आता है? हार्मोनिक मीन में आता है। तो आप अप्लाई करो क्या? ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, therefore cube root of xyz is greater than equal to 3 divided by 1 over x plus 1 over y plus 1 over z। अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। x into y into z will be greater than equal to 27 divided by 1 over x plus 1 over y प्लस 1 ओवर जेड का क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट प्रूव हो गया। ई पार्ट हो गया सर। क्या यूज करें? सर AM greater than HM। एएम एचएम यूज कर लो, एएम ग्रेटर देन एचएम यूज कर लो। क्यों ऐसा किया हमने? बिकॉज एक्स अपॉन ए का रेसिप्रोकल ए अपॉन एक्स दिख रहा है, वाई अपॉन बी का रेसिप्रोकल y अपॉन बी का रेसिप्रोकल b अपॉन y, z अपॉन c का रेसिप्रोकल भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। z बाई c का रेसिप्रोकल देखो तो c बाई z और u बाई d का d बाई u, तो सारे रेसिप्रोकल पेयर दिख रहे हैं। एक am में आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c प्लस u अपॉन d बाई 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई इन्हीं नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z प्लस d अपॉन u। और प्रूव हो गया, सिंस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, देयरफॉर दिस रिजल्ट इज फर्दर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, बात समझ आ गई? तो कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल वैसे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि एक क्यूबॉइडल टैंक बनाना है जिसकी स्टील मेटल की शीट को यूज करके उसका वेल्ड जो मतलब जब क्यूबॉइडल टैंक बनाओगे तो 2 स्टील शीट मेटल्स को ऐसे आप राइट एंगल पे वेल्डिंग करनी होती है। तो अगर वेल्डिंग की लेंथ कांस्टेंट रखनी है, क्या बोला? अगर वेल्डिंग लेंथ कांस्टेंट है या अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो क्या मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल है? एक क्वेश्चन आंसर लिख दो। फाइंड the maximum volume of the cuboidal tank. Find the maximum volume of a tank in a cuboid shape for a given surface area, for a given surface area 10 square meter। स्क्वायर मीटर, जल्दी आंसर करो। जिसका हो जाए वो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के दोनों पार्ट फटाफट कर लेगा।
जो क्वेश्चन आपको दिया गया समझ में आ गया? यस सर। इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्योंकि आप जब कोई स्टोरेज डिवाइस बनाते हो ना, स्टोरेज टैंक वगैरह बनाते हो, और स्पेशली जब आपको उसमें या तो हाई टेम्परेचर स्टोरेज के लिए बना रहे हो या तो बहुत लो टेम्परेचर स्टोरेज के लिए बना रहे हो, जैसे कुछ गैसेस होती हैं लाइक अमोनिया एटसेट्रा, उसको अगर आपको स्टोर करना है तो आपका टेम्परेचर को बहुत लो रखना होता है, बहुत लो लिक्विड फॉर्म में उसको रखना होता है, अदरवाइज बहुत पॉइजनस होती हैं, अगर गैस फॉर्म में रहेंगी तो लीकेज हुआ तो इश्यूज होगा। तो लो टेम्परेचर के लिए क्या होगा भाई, आपको पूरा एक टैंक बना करके उसको पूरा इंसुलेशन करना होता है, सो दैट उसमें से हीट लॉस वगैरह मिनिमम हो और फ्रीज करके रखना होता है। तो इंसुलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो पहले ही जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इंडस्ट्री में आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ऐसा है कि इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, इंसुलेशन कॉस्ट मिनिमम करके रखना आपको, या उन्होंने दे दिया कि भाई इंसुलेशन कॉस्ट इतनी है। तो इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको इंसुलेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक तरह से सरफेस एरिया फिक्स कर दिया कि इतना ही सरफेस एरिया आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए उसका सरफेस का, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लेकिन कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सरफेस एरिया गिवन सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है। वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट, सरफेस एरिया मतलब सम, तो AMGM के कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप बताओ फटाफट जल्दी से। जैसे आपको क्या मैंने दिया, X, Y और Z, सरफेस एरिया क्या आएगी, सरफेस एरिया क्या आएगी 2 टाइम्स XY प्लस YZ प्लस ZX, कितना दिया था मैंने 10 दिया था। तो हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाने जा रहे हैं हम लोग। अरिथमेटिक मीन किस पर, ये 3 नंबर्स के लिए XY YZ और ZX, ये 3 नंबर के लिए AM और HM इनइक्वालिटी, नहीं सॉरी AM और GM इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं। करो, क्या लिखोगे, XY प्लस YZ प्लस ZX डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x इंटू y इंटू y इंटू z इंटू z इंटू x। तो यहां से भाई ये वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 10/6 हो जाएगा। अरे बोलो 10/2 रख दो ना, 5/3 कर दो, है ना, 5/3 हो गया, अच्छी बात है। 5/3 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आया, यस मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेस देन इक्वल टू कितना आया 125/27 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि V max जो होगा वो क्या होगा, V max इज इक्वल टू 5/3 रूट 5/3, 5/3 का पावर 3/2 चलेगा। यस कितना क्यूबिक मीटर होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ XY is equal to YZ equal to ZX, that is X equal to Y equal to Z। तो जब डायमेंशनली इक्वल, तीनों डायमेंशन इक्वल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ कौन सा, बिना AMGM मतलब क्या किया, नहीं 6a स्क्वायर कैसे मान लिया तुमने, क्वेश्चन में क्यूबॉइड दिया हुआ था, तुमने उसको क्यूब कैसे मान लिया, नहीं इक्वल क्यों किया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तीनों साइड इक्वल होने पर ऐसा होगा ये तुम्हें कैसे पता चला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम अपनी तरफ से ऐसे तीनों साइड इक्वल मान करके नहीं करेंगे, वो तो आंसर निकालने के लिए कर सकते हैं बट प्रूफ नहीं होगा वो वैसे आपको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन कब होता है,
अगर समेशन कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम, या प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो समेशन मिनिमम कब होता है? जब तीनों साइड या सारी नंबर इक्वल हो जाती है। इसलिए अपने डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए सबको x y x इक्वल y इक्वल z करके फटाक से आंसर निकालिए, वो चलेगा। लेकिन एज अ मैथमेटिकल प्रूफ आप उसको नहीं ले सकते, उसमें हमेशा ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसे मैं करके बता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करिए क्विक जल्दी। नेक्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, ये तो 2 मिनट लगेगा यार, जल्दी से खत्म कर दो, फिर क्लास तो मैं एंड ही कर रहा हूँ, है ना। फोर्थ ये हो गया फोर्थ हो गया, किसका इसका हो गया? फोर्थ में क्या किया बताओ? सर। एक्स और वाई में ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाया, वाई और दो दो के सेट में फिर मल्टीप्लाई कर दी सर इनइक्वालिटी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्स और वाई जेड पॉजिटिव था तो इन्होंने बोला कि एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, चलेगा? क्या यूज हुआ? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ऐसे y और z के लिए देखो तो y प्लस जेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट वाई जेड, एंड z प्लस x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जेड एक्स। अब फिर क्या कर दो? मल्टीप्लाइंग द थ्री इनइक्वालिटीज, तो ये तीनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर मींस एक्स वाई जेड। ये प्रूफ हो गया। एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 8xyz। ये प्रूफ हो गया। तो बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, पर्पस सिर्फ ये, अब ये दोनों आप ट्राई करके और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये कर लेंगे, और गेम 7 के जितने भी सवाल हैं, 7th गेम में इनइक्वालिटी ऑफ मीन पे सवाल है, उसमें से लगभग जो है ये क्वेश्चन सारे उसके अंदर में 5-6 तो मैंने डिस्कस कर दिए। बचे हुए जितने क्वेश्चन उसको आज ही जाके ट्राई करेंगे, जब भी समय मिलेगा आज ही ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर वो भूल जाएगा जो अभी आप लर्न किए वो सारा। तो आज उसको कर लेंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो लेट्स क्लोज द कॉल। हाँ कुछ पूछना था? किनका? +1 को ऑफ करना है क्लास? बंद कर दो, ऑफ कर दो, पूरी क्लास ऑफ करनी है, अब डाउट सेशन कुछ रखने का है? तो उस केस में इनका जो एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है तो मैं आपको फिर जब सप्ताह खुलेगा ना, हाँ तो 7 डे चाहिए तो 7 डे क्लास लगा दूंगा। इन्हीं का चाहिए ना सक्सेस बैच का, हाँ, वो मिल जाएगी आपको। कैसे लगा दोगे 7 डे क्लास? लगा दूंगा। ट्यूसडे 6 दिन तो चलती ही है। नहीं होगा, नहीं होगा उसमें, हाँ? नहीं होगा उसमें, नहीं हो पाएगा। लेक्चर